ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपर आपके सामने हाजिर है। टॉपर इंटरव्यू सीरीज में हम देख रहे हैं कि वो सारे बच्चे जिन्होंने अपना 12 बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम अच्छे मार्क्स से पार कर लिए हैं, उनकी स्टडी स्ट्रेटेजी, डेली रूटीन, कौन कौन सी बुक स्टडी रिफर करते थे अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जूनियर के लिए क्या एडवाइस होगी, एंड बहुत सारी चीजें हम पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हर टॉपर को काम आ रही है। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा बहुत अच्छा वाला। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो एंड तक देखना है, अपने आस पड़ोस के सारे जूनियर्स के साथ शेयर करना है, बिकॉज इस इंटरव्यू सीरीज में हम तीनों स्ट्रीम के टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है एक आर्ट्स स्ट्रीम की स्टूडेंट जिसका नाम है तेजश्री पंकज ढूमने, जिसने अपना 12 बोर्ड एग्जामिनेशन आर्ट्स स्ट्रीम से 89.50% के साथ क्रैक कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेजश्री, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं एंड आर्ट स्ट्रीम का है, तो आपको एकदम दिल खोल के सारे आंसर देने हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे आपको देखेंगे, आपकी बहुत सारी बातें फॉलो करेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए काम आई, आपकी जर्नी को आसान बनाई, और ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को आप रिकमेंड नहीं करोगे, सब कुछ आपको बताना है। ठीक है? यस मैम, ऑफ कोर्स। ओके, सो तेजश्री अपने कॉलेज के भी टॉप 1 रैंक में हो, राइट? क्या तुम बस अपने कॉलेज का नाम बता दोगे? श्री गजानन नव जूनियर कॉलेज। क्या बात है, ग्रेट। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि तुमने इतना परसेंटेज एक्सपेक्ट किए थे, इतना ही किए थे या इससे कुछ ज्यादा या कम किए थे? नहीं, मैंने इतना ही किए थे, मतलब इससे ज्यादा मुझे लगा था कि आएगा 90 के ऊपर। मैं ओके। मराठी और इंग्लिश के मार्क्स में थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मतलब सब पेपर मुझे लगा कि 90 के ऊपर आए तो ये भी आने चाहिए थे। मैंने इसमें भी अपना 100% ही दिया था। बट आई डोंट नो कि क्यों मतलब इसमें थोड़ा कम आ गए। हाँ हाँ, मैं देख पा रही हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको तेजश्री का रिजल्ट दिख रहा है कि जो भी आर्ट स्ट्रीम के सारे मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब में 90 पार है। सिर्फ दो जो लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड मराठी, उसमें 88 और 83 है। तो बस ये दो सब्जेक्ट की वजह से परसेंटेज 89.50 है, अदरवाइज 92 के ऊपर ही आता। बट कोई बात नहीं, लगभग 90 ही परसेंटेज है। एंड इससे ऑफकोर्स आप एक बच्चों, मतलब अपकमिंग जूनियर्स को ये चीज भी रिकमेंड आप करोगे कि आप प्लीज लैंग्वेज में भी उतना ही आपको क्या करना है, शिद्दत के साथ प्रिपरेशन करनी है, यस मैम। क्योंकि आपका फिर ओवरऑल परसेंटेज इफेक्ट होता है। ओके ठीक है, सो अभी बस आप ये बता दो कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे, बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई मैम कब से? प्रिपरेशन तो मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आया तब से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं था। मैंने जब से मेरा 12th स्टार्ट हुआ तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मतलब ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि पेपर है, बोर्ड एग्जाम है। बस साल भर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, मतलब जब तक अपना पेपर बोर्ड एग्जाम आएगा तब अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस हम इजी से पेपर दे सकते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने करी हुई थी। मेरा डेली रीडिंग वगैरह सब चालू ही था, मेरा स्टार्टिंग नोट्स मतलब जून बनाती थी मैं। जुलाई, जून जुलाई और वाले सब। मंथ, जून जुलाई वाले मंथ से आपने स्टार्ट किए थे? हाँ मैम, तब से ही। ओके। जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से, उसके पहले वेकेशन में मैंने सब बुक्स वगैरह लाके रख दी थी, और तब से मेरा रीडिंग वीडिंग सब चालू ही था। ओके, क्या बात है। तो ये जो प्रिपरेशन तुमने किए हो, कोई कोचिंग कहीं लगाए थे, क्लासेस वगैरह, या सेल्फ स्टडी? नहीं मैम, सेल्फ स्टडी करी, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि कोचिंग से अच्छा हम सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे खुद से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने बचपन से आज तक थोड़ी सी भी मतलब एक भी क्लास में कोचिंग नहीं लगाई हूँ। क्या अभी भी बात, कोचिंग नहीं लगाई थी, 12th में मैंने सेल्फ स्टडी करी। क्या बात है। मतलब जब स्टूडेंट चाहता है ना कि हाँ, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए और ये सिलेबस है और ये तो मैं कवर कर लूंगा, तो फिर रास्ता खुद बन जाता है। क्योंकि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है ही। अगर बच्चा टेक्स्ट बुक से उसको चीज समझ में आ रही है तो टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेगा। अब कोई चीज को समझ में नहीं आ रही तो गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में उसकी वीडियो देख लो और सिलेबस कंप्लीट कर लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ही है। बट आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पकड़ यस पकड़ के मैम। बिठा के पढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा कोचिंग आप लगा सकते हो, क्योंकि फिर कितने बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं बट जब तक उनको कोई बिठाएगा नहीं वो पढ़ते नहीं, तो वैसा। ओके ग्रेट, तो सेल्फ स्टडी से पूरी पढ़ाई की गई है यहाँ पे। तो आप अपना डेली रूटीन बता दो कि 24 घंटे में आप कितना पढ़ाई को टाइम देते थे? मैम मैंने जैसे बताया, मैं साल भर से पढ़ते आ रही हूँ, तो मैंने इतना लोड नहीं लिया कि मुझे 4 to 5 आवर्स ही पढ़ना है। मेरा बिल्कुल। एक डेली का गोल होता था कि मुझे आज ये लेसन कंप्लीट करना है, ये रीडिंग करना है, ये लेसन समझना है।
तो हम्म। ऐसा मेरा डेली का गोल होता था। मैं अगर मेरा गोल कंप्लीट हो गया तो बस मेरी स्टडी हो जाती थी, और कभी कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेती थी। ऐसा कुछ ये नहीं था फिक्स कि बस 6 to 7 आवर्स पढ़ना है, ऐसा हम्म। कुछ फिक्स नहीं था। मेरा कॉलेज में रेगुलर जाती थी, हम्म। 12 से 5 मेरा कॉलेज रहता था। फिर उधर से आने के बाद 2 आवर्स में पढ़ती थी, एंड मॉर्निंग में 1 आवर कभी कभी अगर मिल जाए तब पढ़ लेती थी, या फिर कॉलेज में पढ़ाई हो जाती थी हमारी। क्या बात है, ग्रेट। एंड जैसे प्रिपरेशन में हर सब्जेक्ट की हमारे पास टेक्स्ट बुक है, बोर्ड की तरफ से दी गई है, तो उसके अलावा तुमने कोई दूसरी बुक रखे थे पढ़ाई के लिए? जैसे डाइजेस्ट नहीं हो मैम, जाती है मैंने बहुत टेक्स्ट बुक सारी, से एंड पढ़ी हूँ बस। नवनीत। हाँ। हाँ, मैंने इंग्लिश के लिए डाइजेस्ट ली थी, हम्म। एंड इकोनॉमिक्स के लिए और हिस्ट्री के लिए रिलायबल यूज करी थी, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं लगाई थी, तो एक आइडिया होना चाहिए कि हम्म। आंसर कैसे दिए हुए होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, इसलिए मैंने बस रिलायबल ली थी। बाकी हम्म। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के मैंने खुद से नोट्स बनाई थी, और मराठी के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक की यूज की थी, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं टेक्स्ट बुक में के, वो अपनी नोटबुक में मैं सब सॉल्व कर लेती थी बस। क्या बात है। ओके ओके, ग्रेट। सो सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल मुझे दिख रहा है। और इसके साथ यूट्यूब, जैसे अभी है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एजुकेटर जो है लेसन पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट का, तो उसका आपने फायदा उठाया? मतलब यूट्यूब ने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कोई रोल प्ले किया है? यस मैम, मैं मानती हूँ कि यूट्यूब इज लाइक अ जीनी इन आवर हैंड। अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो हमारी मराठी और इंग्लिश के जो टीचर्स थे उनका रिटायरमेंट हो चुका था। तो 2-3 महीने हमें पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि 2-3 महीने तो अब रुक नहीं सकते, सब हम्म। सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, तो फिर ये 2 सब्जेक्ट ही क्यों रहे। तो फिर मैंने सोचा मराठी तो चलो कर लेंगे घर पे ही, मदर हम्म। टंग है तो। पर इंग्लिश के लिए फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, और मुझे आपका चैनल मैंने सर्च किया, आपका मैंने 1-2 वीडियो देखे, और मुझे इतने पसंद आए कि मैंने आपके चैनल को फॉलो कर लिया, और मैं आपके चैनल की वीडियो देखती थी, सारे देखे मैंने, बोर्ड तक के जो मैराथन वगैरह सब देखे। एंड जब हमारे टीचर्स हमें मिल गए न्यू वाले, उसके बाद भी मैंने आपके चैनल पे वीडियो आपकी फॉलो करती थी मैम, और कॉलेज में भी कंटिन्यू किया, और इंग्लिश के लिए यूट्यूब से ही किया। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोचिंग लगानी चाहिए पर कोचिंग नहीं लगा पा रहे हो आप, तो आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। बस आपको ये करना है कि हर सब्जेक्ट के लिए आप एक एक चैनल सर्च करके पहले ही रख दो, ट्वेल्थ के पहले ही। और जैसे आपकी ट्वेल्थ के कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तब आप यूट्यूब से भी पढ़ाई करना, और जब कॉलेज जाओगे तब भी अपनी पढ़ाई हो जाती है, तो अपनी डबल रिवीजन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का बताया कि भाई आपको तो इंग्लिश के लिए मेरा चैनल मिल गया, पूरा सिलेबस आपका खतरनाक तरीके से कंप्लीट हो गया। बट व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? यस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड मैम, पॉलिटिकल अदर साइंस? सब्जेक्ट्स मैंने कॉलेज में ही, ओके। अच्छा अच्छा। मैम सब कॉलेज में से ही मैंने पढ़ती थी, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो अच्छा। वहीं से मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट किए। बस इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि अगर हमारे कॉलेज के टीचर हमको लकीली अच्छे मिल जाते हैं जो प्रॉपरली बच्चों को चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, तो वहां पे ही काम अपना खत्म हो जाता है। बट बहुत से बच्चे फिर उनको अगर नहीं मिलता है वैसा, तो फिर उनको कोचिंग लगाना पड़ता है। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो सेल्फ स्टडी करते हैं, यूट्यूब से करते हैं। बट जरूरी नहीं कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं वही ऐसा करते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, वो उनको पता होता है कि भाई मैं अकेला ही काफी हूँ, भाई मेरी सेल्फ स्टडी इतनी खतरनाक होती है कि मेरे को कोई कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, मैं कर लूंगा अकेले। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? मतलब आपके पास माध्यम बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, चीजें आपके पास है, बट आपको अंदर से वो होना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है। ठीक है? कितने बच्चे का सब कुछ होने के बाद भी 50-40% आता है, तो आपको पता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बच्चा यस खुद मैम। उसमें एफर्ट नहीं लगाया, खुद उसने नहीं चाहा कि मेरे को पढ़ना है बेट। ठीक है? तो एट दी एंड आपके ही हाथ में ये होता है कि कितना ज्यादा आप एफर्ट लगा रहे हो चीजों को समझने के लिए और पढ़ने के लिए। क्या बात है, ग्रेट। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछूंगी, जैसे आपने इंग्लिश का तो बता दिया, अभी थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा गाइड कर दोगे? जैसे हिस्ट्री के लिए आपने मतलब कुछ स्ट्रेटेजी ही बता दो, इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करना है, कोई कोई टेक्निक थी जो आप आंसर लिखने के वक्त, याद करने के वक्त, आंसर को याद करने के वक्त फॉलो करते थे? यस मैम, तो सब्जेक्ट वाइज आते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप मतलब ये लैंग्वेज है, इसलिए आप आपके पास एक रिलायबल या फिर डाइजेस्ट दोनों में से एक होना बहुत जरूरी होता है। उससे हम आंसर देख सकते हैं कि दिए कैसे गए हैं। एंड जब हम हम्म। पेपर सॉल्व करते हैं तब हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत लोगों की थोड़ी खराब होती है, बट हमारी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। हम्म। एंड पेपर सॉल्व करते टाइम हमें बस
ध्यान रखना होता है कि हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी मतलब टाइम की वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब हमारा टाइम टेबल आ जाता है बोर्ड एग्जाम का, तो तब से हमें राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमने करना चाहिए। उसके लिए हम पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन बैंक्स आती है वो सॉल्व करनी चाहिए। एंड अपने घर में ही बैठ के 3 आवर्स का टाइमर लगा के हम क्या 3 आवर्स में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, ये हमें चेक करना चाहिए। हम्म। अगर हम कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। हम्म। और बस इंग्लिश के लिए इतना ही। मराठी के लिए भी वैसे ही हमें सब सब्जेक्ट का पहले सिलेबस पता होना चाहिए। हम्म। सिलेबस एंड देन पेपर पैटर्न। और कौन से मार्क कितने मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, हम 2 मार्क्स के लिए बहुत बड़ा आंसर लिख देते हैं। और हम्म। जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का या फिर 5-10 मार्क्स आता है, उसके हम्म। लिए हमारे आंसर्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। तो हम्म। वैसा नहीं करना है हमें। पहले हमें अपना पेपर पैटर्न अच्छे से देख लेना है और उसके हिसाब से कि कौन से क्वेश्चन के लिए हमें कितना लिखना है वो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के हमें पीवाईक्यू सॉल्व करके देखने चाहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देखने चाहिए। हम जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं उसे हमें अंडरलाइन करना चाहिए। एंड कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हमें कुछ डेट वगैरह हिस्ट्री में याद करनी होती है। तो उसके हमें ऐसे कुछ चार्ट्स बना लेने चाहिए और हम जहाँ स्टडी करते हैं हमारे रूम में, वहाँ हमें उसको पेस्ट करना चाहिए। और ऐसी जगह पेस्ट करें जहाँ हमें आते जाते वो दिख सके। एंड उससे क्या होगा, साल भर हमारे आंखों के सामने से वो जाता रहेगा और पेपर आते तक वो हमें लर्न भी हो जाएगा। ऐसे हम्म। जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है हम भूल सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये सब टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। हम्म। एंड इकोनॉमिक्स में कुछ लर्न वर्न करना होता है तो उसमें हमें निमोनिक्स की हेल्प लेनी चाहिए। एंड सोशियोलॉजी में भी हमें निमोनिक्स लगाने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में भी। ऐसी जो कुछ डेट होती है हमें अपने लाइफ से उसको रिलेट करके वो कंसेप्ट वो हमें याद करने चाहिए। और मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि आर्ट सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें आर्ट सब्जेक्ट जो है उसकी जो सब्जेक्ट्स है वो हमें हमारे डेली लाइफ से बहुत मिलते जुलते होते हैं। हमें ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैं मेरे को बहुत पसंद है आर्ट्स फील्ड के सब्जेक्ट्स। एंड हम इसे अपने डेली लाइफ से कंपेयर करके भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ा जा सकता है। बस हमें जो कंसेप्ट होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, उसको बस बाय हार्ट करना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। और साल भर ऐसा नहीं है कि बस पेपर बोर्ड एग्जाम आ रही है तब से पढ़ाई करना है, क्योंकि इसमें बहुत फर्क डिफरेंस दिखाई देता है कि जो बच्चा हर साल भर पढ़ता है एंड जो सिर्फ पेपर के 1 महीने या फिर 2 महीने पढ़ता है। तो हमें साल भर से पढ़ाई करते आनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। बस यही फॉर्मूला है कि बस सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। एंड अगर आपको कोई गाइड करने के लिए है तो बस पेपर सॉल्व करो 3 आवर्स का टाइमर लगा के। एंड उन्हें जाके दिखाओ और अपनी जो मिस्टेक्स है उनको मतलब उनसे चेक करवाओ कि क्या मिस्टेक्स आ रही है और उस पे हमारा काम करो। और जो सब्जेक्ट्स हमारे वीक है उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है, स्टार्टिंग से ही ज्यादा ध्यान देना है। ये हम्म। कुछ ट्रिक्स हो सकती है। क्या बात है, मतलब इतनी सारी, आप यकीन नहीं करोगे कि इतने कम टाइम में तुमने इतनी सारी चीजें शेयर करे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बैक टू बैक। मतलब आप बोल सकते हो कि पूरी जर्नी मुझे लगता है तुमने समराइज करके बताए हो, जो बच्चों को करना चाहिए। ठीक है। एंड बहुत सी चीजें जो नहीं भी करना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। प्लीज देखो चीज, एक सही ट्रैक पर स्टडी करने का रूल बड़ा ही सिंपल है। वो सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो उसका सिलेबस देखो क्या है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ओके। फिर पैटर्न पेपर देखो कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और साथ में कितने मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं, 4 मार्क्स के कितने हैं, और 8 मार्क्स के कितने हैं। और फिर बस स्टार्ट कर दो चीजों को समझना। ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, स्पेशली आर्ट स्ट्रीम की ओवरऑल, तो क्या तुमको ऐसा लगता है या तुमने कभी ऐसा फील किए हो कि आर्ट्स वालों को एज कम्पेयर टू साइंस एंड कॉमर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जाता है? तुमने कभी ऐसा महसूस किए हो? यस मैम, मैंने पर्सनली अपने लाइफ में देखा है। जब मैं 10th पास हुई, मुझे मेरे परसेंटेज अच्छे थे, मुझे सब अच्छा। एडवाइस दे रहे थे कि तुम कॉमर्स स्ट्रीम कितना में परसेंटेज आया था जाओ, 10th में? साइंस स्ट्रीम में जाओ। मेरा 88%। वाह, ग्रेट। ओके। तो सब मुझे एडवाइस दे रहे थे इस स्ट्रीम में। और अगर मतलब मैंने जब बताया कि मुझे आर्ट स्ट्रीम में जाना है, मेरे फ्यूचर जो मुझे करना है उसके लिए आर्ट स्ट्रीम बहुत अच्छी हो सकती है और मुझे इसी स्ट्रीम में जाना है, तो सब कहने लगे कि आर्ट स्ट्रीम मतलब लोगों का नजरिया आजकल ऐसे हो गया है कि जिसको सबसे कम परसेंटेज होते हैं ना वो आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं। और मेरा गोल यही रहेगा
कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि आर्ट स्ट्रीम वाले भी किसी से कम नहीं होते। अगर करना चाहे तो आर्ट स्ट्रीम वाले कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम से बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इतने परसेंटेज होने के बावजूद मैंने आर्ट स्ट्रीम ली। एंड मेरा मानना है कि आर्ट स्ट्रीम जितनी हमारे लाइफ में काम आती है ना, मतलब साइंस एंड कॉमर्स आती है, बट आर्ट स्ट्रीम जो है वो बहुत ही स्पेशल स्ट्रीम होती है। हम्म। वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, मतलब वो अपने को जीना सिखाती है कहीं ना कहीं, मतलब हम वो सारी यस चीजें मैम। अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये सब चीज तो मेरे आस पास ही होती है, तो एनवायरमेंटल चीजें ही है ये तो हमारे, हम अपने आंखों से ही ये सब चीजें देखते हैं। तो बहुत अच्छा है, मतलब जो भी लोग ये अफवाह फैलाते हैं तो प्लीज ये बंद कर दो यार, ये मिथ। ये जाते हैं जिनका कम परसेंटेज आया है, या तो फिर जिनको कुछ नहीं करना है, बस नाम की डिग्री लेनी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कोप्स आजकल आर्ट्स में ओपन है, ठीक है। बीएससी डेटा साइंस, एमबीए, सारे ये जो करियर बड़े बड़े हैं इसमें आर्ट्स वाले बच्चे भी जाके धूम मचाते हैं, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम में आर्ट्स वाले बच्चे क्रैक करते हैं तो सारे, ठीक है, ग्रेट, ओके। ओके, सो अभी जैसे तुमने बताया अपने 10th के बाद तुमने आर्ट्स लिए, तो तुमको भी फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट्स योर गोल? मैम मुझे फ्यूचर में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी की। क्या बात है, क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी सीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत ही थैंक यू सही मैम। स्ट्रीम लियो, बिकॉज यूपीएससी एग्जाम में भाई आर्ट्स के सब्जेक्ट ही मेजोरिटी हो गए, साइंस के भी कुछ कुछ हो गए, मैथ्स एप्टीट्यूड जनरल वगैरह तुमको दिखेगा, बट 80% कॉन्टेंट जो होगा आर्ट स्ट्रीम का ही होगा। तो तुमको मैं बस एक एडवाइस करूंगी यस। कि ना, यूपीएससी का जो मेन एग्जाम 3 स्टेज होता है ना, प्रीलियम, मेंस एंड इंटरव्यू, हाँ। तो मेंस में जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसी से तुम अपना ग्रेजुएशन करना, ठीक है। इतना आई थिंक तुमने डिसाइड यस कर मैम। रखे हो, ठीक है, क्योंकि जो हाँ चीज मैम। से तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ वही चीज से ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज्यादा मस्त होता है, ठीक है। क्या बात है यार, यस तेजश्री मैम। को सीएससी करना है, ग्रेट ग्रेट। और इसकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे इसमें बैठते हैं, ठीक है। और तुम्हारे हाथ में भी यस तीन मैम। साल है, यस। एलिजिबिलिटी 21 ईयर है ना, हाँ तो यही फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना मेरे हिसाब से, तो प्रिपरेशन और एकदम अच्छे से। ओके, अभी तो तुमने कोई कॉलेज में, ऑफ कोर्स बीए तुम करोगे, तो कौन से सब्जेक्ट से तुम्हारा प्लान है यस बीए करने का? मैम, मेरा प्लान एक तो इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। ओके ओके ग्रेट। एंड कोई कॉलेज, तुम किधर रहते हो, कहाँ, वेयर डू यू स्टे? मैम नागपुर, नागपुर अच्छा, में नागपुर। रहती हूँ मैं। ओके 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 ग्रेट, क्या बात है। सो अभी अपकमिंग कॉलेज तुमने कोई डिसाइड करके रखे हो, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है आगे? नहीं मैम, सर्च करना चालू ही है, अभी सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके ओके ग्रेट, मेरा तो आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। बस प्रायोरिटी के हिसाब से डाल देना सारी कॉलेज आराम से, आर्ट स्ट्रीम में 89 में तो कहीं अच्छी अच्छी कॉलेज में भी हो जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट, अब बस लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, यही कि जूनियर्स जो भी इधर पे देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से कोई भी रैंडम एडवाइस, जरूरी नहीं हो पर्टिकुलरली स्टडी पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई भी, एज अ सीनियर आप अपने जूनियर जो भी आएंगे, ये जर्नी पूरी 1 साल की प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, उनको क्या बोलोगे? यस मैम, मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसमें हमारा 100% देना चाहिए। तो हम्म, अगर आपने सोचा है कि हमें ट्वेल्थ में टॉप करना है या फिर अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें त्याग करना ही होगा। जो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया हम चलाते हैं, इंस्टाग्राम, ये थोड़ा सा हमें उससे दूर रहना है 1 साल के लिए बस। फिर आप वापस से ओपन कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि बस मतलब टाइम टेबल आए और उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे। अगर हम्म, आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पेपर के टाइम स्ट्रेस नहीं आएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत हार्ड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, आपके खुद के नोट्स बनाओ। और जरूरी नहीं कि कोचिंग लगाना ही चाहिए, पेपर टेक्स्ट बुक से ही आता है। और जैसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा लगता है कि सब सोचते हैं कि बोर्ड के पेपर बहुत हार्ड आते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, कॉलेज के पेपर से तो सिंपल ही आते हैं पेपर। सो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, और डेली गोल सेट करो। और हमें कभी भी वॉच देख के पढ़ाई नहीं करनी है कि बस अभी 2 आवर्स पढ़ेंगे, 3 आवर्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। डेली गोल सेट करो। जब भी हमारा गोल कंप्लीट हो जाए, फिर चाहे रात को 11-12 क्यों ना बज जाए, जब तक गोल कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें सोना नहीं है। बस छोटे छोटे गोल रखो, बड़े गोल नहीं रखना है कि जैसे हम उसे पूरा भी ना कर सके। छोटे छोटे गोल रखो, डेली के गोल रखो और उसे कंप्लीट करते जाओ। अगर हम अपने गोल जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हम अपने डेली गोल्स कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और पॉजिटिवनेस हमारी बढ़ती जाएगी। सो डेली गोल्स रखो, उसे कंप्लीट करो एंड बी पॉजिटिव, बस एग्जाम में है। एंड
बहुत एग्जाम बहुत सिंपल होती है, कुछ टेंशन लेने का काम ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप पे अगर आपका फेथ है, तो बस ये एग्जाम आप क्रैक करके ही रहोगे। एंड ऑल द बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी एडवाइस दी हो, मतलब बोलते हैं ना एक प्रॉपर तरीके से किसी को समझाना जो इस जर्नी में अभी सब जस्ट जाने वाला है। ग्रेट, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी एक्सप्लेनेटरी स्किल बहुत अच्छी है, मतलब कोई जो तुम अपनी बात को जो एक्सप्रेस कर पाते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। ये मतलब थैंक यू अभी मैम। जैसे कोई कुछ चीज बोले तो मुझे एक्सप्लेन करने की अब जरूरत ही नहीं है, तुमने इस तरीके से एक्सप्लेन करे हो चीजों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या तेजश्री जो है वो आपको क्या बोलना चाहती है। एंड फॉलो करना है, ठीक है। देखो यार, आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है जो खुद आर्ट्स स्टूडेंट ने किए हैं और अपनी प्रिपरेशन पूरी करके अपना 12th एग्जाम पार किए हैं, तो आपको क्या करना है, ये चीजों को मद्देनजर रख के पढ़ाई करनी है, ठीक है। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है, कम नहीं समझना है, खुद पे भरोसा रखना है, पढ़ाई करनी है। सिंपल सा एग्जाम है, हो जाएगा। इसकी हाइप ज्यादा क्रिएट नहीं करनी है कि भाई बोर्ड एग्जाम है पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो नहीं। बहुत सिंपल तरीके से एंडिंग होती है इसकी, और सब एकदम मजेदार तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैम मैं एक लगा। मैसेज देना चाहती हूँ और एक जूनियर्स को। यस, बोलो। तो मैम मेरा एक मैसेज ये है कि डियर जूनियर्स, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और हम आर्ट्स वाले हैं और हमें सबको प्रूव करके दिखाना है कि आर्ट्स स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं होता है। क्या एंड मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगले साल कुछ ऐसा हो कि कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम से ज्यादा परसेंटेज आर्ट्स वाले के क्या बात है, क्या आर्ट्स वालों के हो। तो हमें प्रूव करके दिखाना है। सो बी पॉजिटिव एंड अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। क्या बात है, इतना प्यारा मैसेज आपको दिया गया है तेजस्वी के द्वारा, तो जरूर हाँ, आपको किसी से कम नहीं समझना है, अपन किसी से कम नहीं है। ओके ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा तेजश्री आपसे बात करके, आप चैनल पे आए, अपनी सब बातें शेयर किए, और ये सारी जो आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी आपने शेयर किए वो ये जूनियर्स को बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडिवर्स। आप आगे भी ऐसे ही अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। Thank you, ma'am. It's very great experience talking with you. Thank you. थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड अभी हम मिलने Bye. वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक न्यू टॉपर